हेलो एवरीवन। मेरा नाम चिंकी है और आज मैं आपका जो सेकंड चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत उसका सेकंड पार्ट कंटिन्यू कराऊंगी। जैसा कि आप जानते ही होंगे हमने अपने फर्स्ट पार्ट में कुछ टॉपिक क्लियर किए थे और आज हम अपने जो सेकंड पार्ट में और ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करेंगे ताकि आपका चैप्टर जो है वो और जल्दी ख़त्म हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से टॉपिक करने हैं। तो पिछली वीडियो में हमने करा था सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ था, इसके कारण क्या थे, इसके परिणाम क्या थे, इसके बाद इफ़ेक्ट क्या आए थे हमारे वर्ल्ड पर जब सोवियत संघ ख़त्म हो गया था 1991 में। उसके बाद हमने मध्य पूर्व संकट पढ़ा था जो कि अफ़गानिस्तान का गृह युद्ध था। आज हम पढ़ने वाले हैं खाड़ी युद्ध, जो आपके प्रथम खाड़ी युद्ध हुए थे और जो आपका सेकंड खाड़ी युद्ध हुआ था हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो हमारे पूरे विश्व में लोकतंत्रीकरण कैसे रहा, उसके बाद हमारा एक स्वयं संगठन भी आया CIS। भूतपूर्व सोवियत संघ के जो 15 गणराज्य थे उनको अकेला मान लिया गया था, इंडिविजुअल मान लिया गया था, उन्होंने ये स्टेज तैयार किया था, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो जो कि आपका पार्ट 3 होगा, उसमें हम अरब स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम अपना जो अरबी क्रांति है अरब स्प्रिंग इसको कंटिन्यू करेंगे अपने थर्ड पार्ट में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। जो आपका पहला खाड़ी युद्ध आता है वो हुआ था आपका 1991 में। अफ़गानिस्तान में एक आपने सुना होगा संगठन है अल-कायदा, जिसके जो संस्थापक हैं या फिर प्रमुख है वो ओसामा बिन लादेन है। अमेरिका को ये शक था अफ़गानिस्तान पर कि जो उनके यहाँ 9/11 का हमला हुआ है वो इस संगठन द्वारा कराया गया है। तो चलिए देखते हैं आपका पहला जो खाड़ी युद्ध है। जो आपका पहला खाड़ी युद्ध हुआ था वो 1991 में हुआ था, जब हमारा सोवियत संघ बिखर चुका था। इसमें दे भी रखा है जब 34 देशों की मिलीजुली सेना ने कुवैत को आज़ाद कराने के लिए इराक पर हमला किया था और उस युद्ध में हरा भी दिया था। इस युद्ध को प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं आपको सीधे शब्दों में समझाऊं तो 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला किया था। हमला करने के जो रीज़न थे वो उसके जो तेल के कुएं थे, संसाधन थे, वहाँ की ज़मीन वगैरह थी, वहाँ की संपत्ति को हड़पना था। सिंपल सी बात है। लेकिन उस टाइम पर इराक को समझाया गया था, इराक नहीं माना, इराक ने अपनी मनमानी की। फिर जो हमारे UNO है उसने बल प्रयोग की अनुमति दे दी थी। ये जो फैसला था ये थोड़ा सा नाटकीय फैसला था क्योंकि शीत युद्ध के जो 45 साल चले थे हमारे पूरे वर्ल्ड में, उस टाइम पर UNO ने ऐसा कोई फैसला नहीं दिया था। लेकिन इस टाइम पर जो UNO है उसने इराक पर हमला करने की अनुमति दे दी थी बल प्रयोग के द्वारा। उस टाइम पर जो आपके अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो जॉर्ज बुश थे और इन्होंने प्रथम खाड़ी युद्ध को एक संज्ञा दी थी जिसका नाम था विश्व व्यवस्था की संज्ञा। इस युद्ध में लगभग 34 देशों के 6,60,000 सैनिकों ने भाग लिया था। अमेरिकी जनरल जो नॉर्म श्वार्ज़काप थे वो इस सैन्य अभियान के प्रमुख थे और ये जितना भी सारा फिनोमेना चल रहा था इसको एक नाम दिया गया था जिसको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा गया था। इस युद्ध में स्मार्ट बमों का इस्तेमाल किया गया था, इससे सारी दुनिया में लाइव देखा गया था। मतलब ये तो थोड़ी सी आपको मैंने समरी बता दी कि ये जो पहला खाड़ी युद्ध था वो था क्या। आगे देखते हैं। जो प्रथम खाड़ी युद्ध के कारण थे उन पे नज़र डालते हैं। प्रथम खाड़ी युद्ध का कारण था जब 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद इराक को समझाने का हर एक प्रयास नाकाम रहा। जब सारे प्रयास कहीं ना कहीं फेल हो गए तो UNO ने बल प्रयोग की अनुमति दे दी। शीत युद्ध के दौरान ज़्यादातर मामलों में चुप्पी साधने वाले संयुक्त राष्ट्र के लिहाज से यह एक नाटकीय फैसला था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इसी कारण अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे उस टाइम पर जॉर्ज बुश, इन्होंने इसे एक नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। उसके बाद जो इसका विवरण है एक बार हम इसको डीप में पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल में क्या था खाड़ी युद्ध हमारा पहला वाला। लगभग 34 देशों की मिलीजुली सेना ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला और उसे युद्ध में हरा दिया। इसे ही प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना गया। इस अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी कहा जाता है, जो एक हद तक अमेरिकी सैन्य अभियान था क्योंकि इसमें लगभग 75% आपके जो सैनिक थे वो अमेरिका के ही थे। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो अमेरिका है उस पर एक 9/11 का हमला हुआ था और जो अमेरिका चाहता था या फिर
और अमेरिका ये सोचता था कि ये अरेबियन कंट्रीज़ द्वारा कराया गया है, तो ऑफ कोर्स उस पे अगर हमला हुआ है, उसकी संपत्ति को नुकसान हुआ है, तो वो अपनी भरपाई के लिए उन देशों पर हमला तो करेगा ही जिस पे उसको शक होगा। तो ऐसा ही हुआ। उस टाइम पर लगभग 34 देशों की जो सेना थी, उसमें से लगभग 70% तो सैनिक सिर्फ अमेरिका के ही थे। अमेरिकी जो जनरल थे उस टाइम पर, नार्म श्वार्ज़गाफ, वो इस सैन्य अभियान के प्रमुख थे। इराक के जो राष्ट्रपति थे उस टाइम पर, उनका नाम था सद्दाम हुसैन। उन्होंने इसे 100 जंगों की एक जंग कहा। मतलब उस टाइम पर सारे लोग अपनी जो अभिव्यक्तियां हैं वो पेश कर रहे थे प्रथम खाड़ी युद्ध को लेकर। प्रथम खाड़ी युद्ध के बाद जो परिणाम हमारे सामने आए वो एक बार देख लेते हैं। कुवैत को मुक्त करा दिया गया। इस युद्ध में यह स्पष्ट हो गया कि अमेरिका सेना की जो शक्ति है वो अन्य देशों से कहीं ज़्यादा है। इस युद्ध में अमेरिका ने स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। इसके चलते इसे कंप्यूटर युद्ध भी कहा गया। यहाँ पे कंप्यूटर युद्ध इसलिए कहा गया क्योंकि जो पूरा युद्ध हुआ था ये पूरे वर्ल्ड में लाइव दिखाया गया था, जिसको आप वीडियो गेम वॉर भी कहते हैं। इस युद्ध की जो टेलीविज़न पर बहुत ज़्यादा कवरेज हुई उस टाइम पर, इस कारण इसे वीडियो गेम वॉर, जैसे मैंने आपको बताया भी कहा जाता है। अमेरिका को युद्ध से आर्थिक लाभ हुआ क्योंकि जितना खर्च उसने इस युद्ध पर किया था उससे कहीं ज़्यादा रकम उसने जर्मनी, जापान, सऊदी अरब जैसे देशों से वसूली। अब ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जितनी जो राशि थी युद्ध के चलते अमेरिका ने खर्च करी थी, उससे ज़्यादा तो उसने कमा ही ली थी। और वो कमाई इस तरह से थी कि क्योंकि जो अन्य 33 देशों की सेना थी वो कहीं ना कहीं जो हथियार वगैरह खरीदती वो अमेरिका से ही खरीदती, क्योंकि उस टाइम पर हमारे पास सिर्फ एक ही ध्रुवीय विश्व था। मतलब कि एक ही सुपर पावर थी उस टाइम पर अमेरिका। तो उन सभी देशों ने क्या किया कि हथियार खरीदे अमेरिका से। अब कोई देश किसी देश से हथियार खरीदेगा तो फ्री में तो खरीदेगा नहीं, पैसे देकर ही खरीदेगा। तो उन देशों द्वारा खरीदे गए हथियारों से जो पैसा मिला अमेरिका को, उससे उसको आर्थिक फ़ायदा हुआ इस युद्ध में, यही इसमें बता रखा है। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद आपका आता है द्वितीय खाड़ी युद्ध। अब क्या होता है कि 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कूट नाम से इराक पर हमला कर दिया, सैन्य हमला कर दिया। ये हमला करने से पहले जो अमेरिका है उसने यूएनओ से भी कोई परमिशन नहीं ली थी। उसने अपनी मर्ज़ी से ये हमला किया था, जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत था। और ये जो हमला हुआ था ये पूरा का पूरा आपका 9/11 का जो सस्पेक्ट था उसके दिमाग में, अमेरिका के, उसके खिलाफ हुआ था। ये अमेरिकी अगुवाई वाले कॉलिशन ऑफ विलिंग्स आकांक्षाओं के महाजोट उस टाइम पर थे। 40 से ज़्यादा देश शामिल हुए। मतलब जो आपका दूसरा खाड़ी युद्ध हुआ था वो लगभग 40 देशों से कहीं ना कहीं परिपूर्ण था। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने अमेरिका को इस हमले की अनुमति नहीं दी थी। मैंने आपको बताया कि अमेरिका ने यह हमला अपनी मर्जी से किया था। दिखावे के लिए कहा गया कि सामूहिक संहार के हथियार बनाने से रोकने के लिए इराक पर हमला किया गया, लेकिन इराक में इन हथियारों की मौजूदगी के कोई प्रमाण नहीं मिले। अब अमेरिका ने अपने जो फेवर में लाइन प्रस्तुत की वो ये थी कि जो इराक है वो कहीं ना कहीं जनसंहार के हथियार बना रहा है, जो हमारे वर्ल्ड के लिए अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैंने हमला किया। लेकिन जो उसका मेन उद्देश्य था वो वहाँ के संसाधनों पर कब्जा करना था, वहाँ पे अपनी मनचाही सरकार बनाना था, वहाँ का जो एरिया है वो अपने कब्जे में लेना था। तो ये सारे रीज़न थे। लेकिन अमेरिका को अपनी सफाई में कुछ ना कुछ तो बोलना ही था, तो उसने ये वाक्य प्रस्तुत किया। उसके बाद जो उद्देश्य हम देख सकते हैं अमेरिका की तरफ से सेकंड खाड़ी युद्ध के लिए। द्वितीय खाड़ी युद्ध का पहला उद्देश्य इराक के तेल भंडार पर कब्जा करना था, मैंने आपको बताया। इसका दूसरा उद्देश्य इराक में अमेरिका की मनपसंद सरकार कायम करना था। मतलब अमेरिका ये चाहता था जो इराक की शासन प्रणाली है, राजनीतिक प्रणाली है, वो उस चले। मतलब उसके मनपसंद नेता वहाँ पे शासन करे, देश को संभाले, ना कि कोई इराकी नेता वहाँ पे शासन करे।
तो ये आप देख सकते हैं, ये एक राजनीतिक प्रभाव हो सकता है, और ये जो ऊपर वाला है ये संसाधन के लिए उद्देश्य हो सकता है आपका। जो इसके परिणाम हुए, क्या हुए देखते हैं। उस टाइम पर जो इराक के राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन, उनको सत्ता से बेदखल कर दिया गया क्योंकि अमेरिका जीत गया था। एक अनुमान के मुताबिक हमले के बाद लगभग 50,000 नागरिक जो है वो मारे गए थे इस हमले में। अब सिंपल सी बात है, जब दो देश लड़ेंगे तो लोगों की हानि भी होगी, जनहानि भी होगी। तो उस टाइम कम से कम 50,000 लोग हैं वो मर गए थे इस हमले में। अमेरिकी जो असफलता है उसके कारण सामने आए। वो कैसे, देखिए जो इराक था, देखिए जो अमेरिका था उसका जो उद्देश्य था वो उसके तेल भंडारों पर कब्जा करना था, वहाँ पे अपनी मनचाही सरकार बनाना था, वहाँ के जो संसाधन है उनको अपनी गिरफ्त में लेना था, वहाँ के जो एरिया हैं उनको अपने अंडर में लेना था। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब के बाद भी अमेरिका युद्ध जीत जाता है। फिर भी उसकी जो कमज़ोरी है वो कहीं ना कहीं सामने आती है। वो कैसे, अब आपने युद्ध तो जीत लिया वहाँ की, अब आपने किसी देश में हमला करा और आपने युद्ध जीत लिया, लेकिन अब क्या होगा कि जो वहाँ की जनता होगी, आवाम होगी, वो आपके अगेंस्ट हो जाएगी, वो आपको विरोध करेगी, वो आपका विरोध करेगी, आपको वोट नहीं देगी, आपको सत्ता में नहीं आने देगी। तो ऐसा ही वहाँ पर हुआ। मतलब अमेरिका ने अपनी जो सरकार है वो इराक में बनाने का बहुत ट्राई किया, लेकिन जो वहाँ की आवाम है उसने उसे बिल्कुल भी स्वीकारा नहीं। तो इसी वजह से वहाँ पे कोई सरकार बन नहीं पाई अमेरिका की। इसमें लिखा भी हुआ है, इराक में अमेरिका के खिलाफ विद्रोह भड़क उठा। अब सिंपल सी बात है, अगर कोई देश आपके देश पे हमला करेगा, उसकी वजह से आपके लोग मरेंगे, तो आप क्यों पसंद करेंगे अगले देश को। तो यहाँ पर भी वही हुआ। अमेरिका की लगभग 3,000 सैनिक युद्ध में मारे गए। फिर यह हमला सैन्य और राजनीतिक धरातल पर असफल फिर यह हमला सैन्य और राजनीतिक धरातल पर यह हमला सैन्य और राजनीतिक धरातल पर कहीं ना कहीं असफल सिद्ध हुआ। युद्ध जीतने के बाद अमेरिका ने कहीं ना कहीं इराक के जो युद्ध जीतने के बाद कहीं ना कहीं अमेरिका ने जो इराक के संसाधन वगैरह थे उस पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन वो अपनी मनपसंद सरकार नहीं बना पाया वहाँ पर। उल्टा उसे उसके जो सैनिक थे उनकी हानि हुई, उसकी सैन्य सामग्री पे भी थोड़ा सा खर्चा आया। मतलब बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। वहाँ की जनता उसे पसंद नहीं कर रही थी, उन्होंने उसे सत्ता में आने ही नहीं दिया। तो आप कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो आपका द्वितीय खाड़ी युद्ध है उसके दौरान हमें अमेरिका की कुछ कमज़ोरी नज़र आई है। ये जो आपका क्वेश्चन है ये पेपर में आ सकता है, तो एक बार आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं, जो आपका नया टॉपिक है इसमें CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जिसको हम हिंदी में स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकूल बोलते हैं। एक्चुअल में ये था क्या, आप सभी को पता है, जब 1922 में 30 दिसंबर 1922 में हमारे USSR का जो निर्माण हुआ था बोल्शेविक पार्टी के द्वारा, उस टाइम पर उसमें 15 गणराज्य थे। मतलब कि 15 गणराज्यों को मिलाकर हमारा सोवियत संघ बना था, जो कि 1991 में ख़त्म भी हो गया था। उसके बाद क्या हुआ था, जब 1991 में सोवियत संघ बिखर चुका था तो उसके जो देश थे उन्होंने अपने आप को एकजुट ना कर इंडिविजुअल या फिर अकेले अकेले एक पहचान बनाई। फिर उन जो 15 गणराज्य थे उन्होंने एक स्वयं सहायता संगठन तैयार किया, जिसके बिहाफ पे वो अपनी जो आर्थिक संरचना है उससे अच्छा करेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी अच्छा करेंगे, अपनी क्वालिफिकेशन, वहाँ के संसाधनों का नियोजन, वहाँ की राजनीति, वहाँ का ट्रेड, वहाँ का GDP, वो सब कुछ इन सब पे वार्ता वगैरह करते हैं। तो वो एक उन्होंने स्टेज बनाया। देखते हैं, संयुक्त राष्ट्रों के राष्ट्रकूल के अंतर्गत आने वाले देश सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए, और यह संगठन उन सभी देशों को एक मंच पर लाता है जिसकी जो स्थापना हुई थी वो 8 दिसंबर 1991 में हुई थी। जो इसके संस्थापक देश हैं वो रूस, बेलारूस और यूक्रेन हैं। इन्हीं 3 देशों ने जो USSR के विघटन की जो घोषणा है वो की थी बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में उस टाइम पे। जो इसका मुख्यालय है वो बेलारूस में है। आगे देख लेते हैं, जो स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकूल है इसके कुछ उद्देश्य हैं। पूर्व सोवियत संघ के स्वतंत्र हुए देशों को सहायता पहुंचाना, वहाँ की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना, निशस्त्रीकरण से संबंधित नीतियों का बढ़ावा देना। यहाँ पे जो निशस्त्रीकरण का एक वर्ड आता है उसका मतलब ये होता है कि आपको एक
जो लिमिट है वो तय कर दी जाएगी कि आप इतने ही जो है हथियार रख सकते हैं, यानी कि आप जनसंहार के लिए कोई हथियार नहीं बनाएंगे, तो ये नीति कहलाती है निशस्त्रीकरण की। इसमें दे भी रखा है जो वहाँ की राष्ट्रीय सुरक्षा है, किसी भी देश की कोई नेशनल सिक्योरिटी है, उस पर ध्यान दिया जाएगा। तो वहाँ पे ये सब वार्तालाप वगैरह होती हैं। जो इसके सदस्य देश हैं उनमें आर्थिक एकता को स्थापित किया जाएगा, उसके कार्य किए जाएंगे। इन देशों में व्याप्त आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी जैसी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक साथ आना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। अब क्या होगा, उन 15 देशों में से अगर कोई एक देश बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, डेवलप नहीं है, तो जो बचे हुए 14 देश हैं वो उसकी मदद करेंगे आर्थिक तरह से। अब आर्थिक तरह से उसकी मदद करेंगे तो कहीं ना कहीं डेवलप होगा, यानी कि इस मंच का कहीं ना कहीं हर किसी को फ़ायदा था ही, जिसका निर्माण किया गया था। यही तो हुआ था कि जो CIS था उसने सभी जो 15 गणराज्य थे उनको एक स्टेज पर लाके खड़ा कर दिया था। इसमें वही दे रखा है। सो आज की वीडियो में इतना ही। जो इसका अगला पार्ट आएगा वो लास्ट होगा इस वीडियो का पार्ट 3। उसमें हम अपना अरब क्रांति पढ़ेंगे, जो आपकी अरब स्प्रिंग है उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जाने से पहले मैं एक बार आपको पूरा का पूरा रिवाइज करा देती हूँ कि हमने अभी कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है। सो लेट्स स्टार्ट। 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर लिया था और उस पर कब्जा कर लिया था। उस टाइम पर जो इराक था उसे समझाया गया लेकिन वो माना नहीं। फिर जो UNO है हमारा, उसने बल प्रयोग की अनुमति दे दी थी। इतने टाइम बाद, मतलब 45 ईयर्स के बाद UNO ने बहुत बड़ा नाटकीय फैसला दिया था। पिछले 45 वर्षों में UNO ने इतना बड़ा फैसला कभी नहीं दिया था, लेकिन इस टाइम पर उसने इराक पर बल प्रयोग की जो है वो परमिशन दे दी थी। उस टाइम पर जो USA के राष्ट्रपति थे वो जॉर्ज बुश थे, जिन्होंने इसे विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। इस युद्ध में लगभग 34 देशों के जो है सैनिक थे, 6,60,000 सैनिक थे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के 75% सैनिक थे। अमेरिकी जनरल थे जो उस टाइम पर, नॉर्मन श्वार्ज़कॉफ, वो इस सैन्य अभियान के प्रमुख थे। और ये जो पूरा का पूरा चल रहा था उस टाइम पर फिनोमिना, इसे एक नाम दिया गया था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ये आपका एक MCQ में आ सकता है अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है। इम्पोर्टेंट तो है, आप एक बार इस पर ध्यान दे दीजिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं। जो ये युद्ध था इसमें स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था। इसे सारी दुनिया ने लाइव देखा था। जो हमारा प्रथम खाड़ी युद्ध है इसको हम वीडियो गेम वॉर भी कहते हैं, क्योंकि इसे पूरे वर्ल्ड ने लाइव देखा था। इराक के जो राष्ट्रपति थे उस टाइम पर वो थे सद्दाम हुसैन। उन्होंने यह कहा कि ये जो आपका फर्स्ट खाड़ी युद्ध है वो 100 जंगों की एक जंग होगा। ये उनके द्वारा संज्ञा दी गई थी। इराक युद्ध में हार गया था क्योंकि 34 देश उसके खिलाफ थे, वो अकेला था। और वो इतना डेवलप भी नहीं है कि 34 के 34 देशों को वो हरा दे अकेला। तो इराक जो है हार गया था। इससे ये पता लग गया था कि जो अमेरिका की सैन्य क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लगभग आपके 34 देश इराक के खिलाफ थे, जिसमें से लगभग 75% जनता जो थी, सैनिक जो थे वो अमेरिका के ही थे। अमेरिका ने इस युद्ध में बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया, क्योंकि अमेरिका ने इस युद्ध में जितनी रकम खर्च की रही थी उससे कहीं ज़्यादा अमेरिका को जर्मनी, जापान और सऊदी अरब जैसे देशों से मिल गई थी, क्योंकि उन देशों ने उस टाइम पर उससे हथियार वगैरह खरीदे थे। तो ये तो आपका होता है पहला खाड़ी युद्ध। उसके बाद आगे देखते हैं। आपका सेकेंड जो खाड़ी युद्ध आता है, इराक के ऊपर अमेरिका ने हमला किया था। तो 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया। UNO ने जो हमले की परमिशन थी वो नहीं दी थी, लेकिन फिर भी जो है हमारा अमेरिका उसने वहाँ पे हमला कर दिया। लेकिन फिर भी अमेरिका ने हमला किया। इस युद्ध में अमेरिका के साथ लगभग 40 देश शामिल थे उस टाइम पे। अमेरिका ने कहा इराक खतरनाक जनसंहार के हथियार बना रहा है, जबकि ऐसे कोई भी सबूत मिले ही नहीं थे हमें इराक से। लेकिन एक चीज़ पे फोकस करो कि अगर वो इराक पर हमला करना चाह रहा है तो उसके उद्देश्य क्या हो सकती है। उसके उद्देश्य ये थे जो वहाँ के तेल भंडार है वहाँ को कब्जा लेना, संसाधनों पर कब्जा करना, इराक में अपनी मनपसंद सरकार बनाना, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें इराक पर हमला करने के पश्चात अमेरिका की कमज़ोरी थोड़ी सामने आ गई थी। वो कैसे,
अमेरिका अधिक ताकतवर ज़रूर था, ठीक है, लेकिन वह इराक में कानून व्यवस्था स्थापित नहीं कर पाया। इराकी जनता ने उसका विरोध कर दिया था उस टाइम पे। अमेरिका युद्ध जीत अमेरिका युद्ध जीता ज़रूर था, लेकिन वह राजनीतिक व्यवस्था अपनी कायम नहीं कर पाया। उसका जो रीज़न था वो यही था, क्योंकि अगर आपके देश पे कोई हमला करेगा तो आप वहाँ की सरकार को या फिर वहाँ के लोगों को पसंद नहीं करेंगे, आप ऑफ कोर्स उसके अगेंस्ट ही रहेंगे। तो वही हुआ इराक की जनता के साथ। इराकी जनता ने अमेरिकी जितने भी नेता वगैरह थे उनको माना ही नहीं, तो वो अपनी जो राजनीतिक व्यवस्था है वो इराक में स्थापित कर ही नहीं पाया अमेरिका। उसके बाद आपकी टर्म आई थी CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल। ये था क्या, देख लेते हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद जो आपके 15 नए गणराज्य बने थे, स्वतंत्र राष्ट्र का राष्ट्रकुल अस्तित्व में आया। उसके बाद पूर्व जो आपके सोवियत संघ के 15 देश थे इसमें से कुछ विघटन के बाद संगठन में शामिल हुए। जो इसके उद्देश्य थे वो थे जो आपसी एकता है उसको बनाए रखना, व्यापार की नीतियों को बढ़ावा देना, एक दूसरे की सहायता करना, शांति व्यवस्था को स्थापित करना, राष्ट्रीय सुरक्षा और निशस्त्रीकरण, जो मैंने आपको बता दिया, को बढ़ावा देना। तो ये आपकी आज की वीडियो थी, इतना ही हमने पढ़ा है। होप आपको अच्छा लगा होगा। जो अब आपका लास्ट टॉपिक बचता है हमारा अरबी क्रांति, उसको हम आपके 3rd पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। तो तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे 3rd पार्ट के लिए। जैसे ही हमारा 3rd पार्ट आएगा आप उसे देखिए, समझिए, और आप जितनी बार देख सकते हो उतनी बार देखिए। जितनी बार देखोगे उतनी बार तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। तो जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।